So friends, in this video we are going to start our topic of Indian economy BCom program block 1 unit 2 from the point unemployment. Indian economy is a developing economy and the problem of unemployment is very grave in India. But here the nature of unemployment differs from most of the developed Western countries. In Western countries, unemployment is due to shortfall in demand. More or less, it is form of cyclic unemployment. It implies that in such economies, machines become ideal and demand for labor falls because the demand for the product of industry is no longer here. Thus, most of Keynesian remedies concentrated on measures to keep the level of effective demand sufficiently high so that economic machine does not slacken the production of goods and services. देखो, आपकी इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो बहुत बड़ी है। और जो बाकी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो साइक्लिकल है, यानी कि उनकी मशीन ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से लेबर की डिमांड कम हो जाती है कि मशीन ही नहीं है तो आपको लेबर की हायर करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो इसलिए केन्सियन रेमेडीज़ जो है आपके केन्स साहब थे, उन्होंने बहुत सारी उपाय बताए कि आप अपनी मशीन को कैसे सही रख सकते हो। बट मोर सीरियस देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी में जैसे कि इंडिया, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोनिक अंडर एम्प्लॉयमेंट मेनली इन द रूरल सेक्टर एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा बुरी क्या है? रूरल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि एक खेत पे 2 किसान की ज़रूरत है और 6 किसान लगे हुए हैं काम करने के लिए और उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 2 जनों में होना चाहिए, तो वो छुपी हुई बेरोज़गारी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। या फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एक काबिल इंसान जो नौकरी कर सकता है, पेट पाल सकता है अपना, वो अनएम्प्लॉयड है। This contention of zero productivity is very controversial issue among the economists, but finally it has been concluded that productivity of unemployed disguised worker is low. मगर अब जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड वर्कर है उसकी जो नंबर है उसमें कमी आई है। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू द गैप बिटवीन मैन पावर प्लानिंग एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सनल। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? कोई डिग्री लेकर बैठा है लेकिन उसके अंदर की स्किल्स नहीं है। आप जिस पोस्ट पे काम करना चाहते हो आपको उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, आप उस चीज़ में ट्रेंड नहीं हो, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। Therefore, it is quite clear that unemployment in underdeveloped economies like India is not the result of deficiency of effective demand in the Keynesian sense, but a consequence of shortage of capital equipment or other complementary source. तो इंडिया में तो इस तरह से केन्सियन जो रेमेडी दी गई है वो काम नहीं आती क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट लाइक इन इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज। पॉवर्टी भी अनएम्प्लॉयमेंट से एसोसिएटेड है इंडिया में, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी भी वहाँ जरूर होगी। द मिजरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर समटाइम्स पार्शली cushioned by the institution of the joint family. Yet for a given family, the lack of adequate employment opportunities for its adult members and a non-earner who is dependent are among the common characteristics of poverty. एक जॉइंट फैमिली के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, अब एडल्ट मेंबर्स जो हैं, जो एडल्ट्स हैं,
उनके लिए उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और जो डिपेंडेंट हैं वो काम नहीं कर सकते, तो इसलिए वो पुअर हैं. It has been said that unemployment is mainly the result of emphasis on heavy industry during the planning process. अब हमारी जो इंडिया में प्लानिंग प्रोसेस हुई उसमें मशीन्स का ध्यान रखा गया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखा ही नहीं गया, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हुई. अर्ली प्लानर्स हैड ऑलमोस्ट अ मिस्टिक faith in the twin gods of technology and heavy industry, which has turned out to be misplaced. Western technology, which developed in the West in response to a shortage of labor and the consequent need to replace man with machine, provides no shortcut to prosperity in countries. इसके अलावा जहाँ मशीन्स थी, अब मशीन्स जितनी ज़्यादा आ गई उन्होंने उतने लेबर के हाथ काट दिए. कहने का मतलब क्या है कि अब मशीन्स जिस काम को 10 लेबर करते थे वो अकेली एक मशीन कर रही है, तो एक लेबर को वो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और ज़्यादा अच्छे से फाइन काम कर रही है. तो एक तो डोमेस्टिक लेबर जो है उनका काम बंद हो रहा है और ऊपर से उनका एम्प्लॉयमेंट जा रहा है. Planners and economists have often debated whether employment is a byproduct of development and economic growth, or whether employment creating policy should be primarily objective of the planning process. The primary objective of such a policy has to be the maximization of economic welfare of the all. The attainment of this objective would require structural changes in the development process. अगर डेवलपमेंट आएगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी. इकोनॉमिक वेलफेयर आएगा, और इसके लिए हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे. Thus, the problem of unemployment cannot be viewed as a residual one, and all measures and policies concerning economic affairs of the country have to be directed in such a way that they aim at the elimination of various forms of unemployment. Manpower planning is part of entire labor force organization, which requires policy and programs for the development and effective utilization of human capital. इसीलिए हमें साथ साथ मशीन्स के साथ साथ मैन पावर की प्लानिंग करनी चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए और ह्यूमन कैपिटल का यूटिलाइजेशन पूरी तरह से करना चाहिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो नेसेसरी. हमारा जो NSS का सर्वे नेशनल सर्वे हुआ है 2017-18 का, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो 45 ईयर से ज़्यादा रहा था, जिसे नीति आयोग ने वेरीफाई नहीं किया था. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. इनइक्वालिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम इनइक्वालिटी इज अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ. अब इनइक्वालिटी इन इनकम क्या है? जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ है, जिसकी वजह क्या क्या रही है? पॉपुलेशन, सोशल ग्रुप, रेस, कास्ट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल क्लास, पॉलिटिकल पावर, एंसेस्टर वेल्थ, हेल्थ, सेक्स, एज, रेस, एक रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 क्या कहती है? जो टॉप 10% और टॉप 1% है ना इंडिया में, टॉप 10% इंडिया की सारी 57% की
नेशनल इनकम को होल्ड करते हैं, टॉप 1% 22% इनकम होल्ड करते हैं, और बॉटम के 50% जो लोग हैं वो सिर्फ 13% इनकम को होल्ड करते हैं। एक दूसरी रिपोर्ट थी जॉनसन बर्ग कंपनी न्यू वर्ल्ड वेल्थ, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट अनइक्वल कंट्री ग्लोबली। जिसमें मिलियनर्स तो 54% वेल्थ कंट्रोल कर रहे हैं, और जो पुअर हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। और एक तो जो अगर अदर एंड है पिरामिड का, आप दूसरी एंड पे देखोगे तो जो पुअर पीपल हैं वो आधा भी नहीं हेल्ड कर रहे, आधे का आधा भी नहीं, वो सिर्फ 4.1 नेशनल वेल्थ का। जो पूरी कंट्री की इनकम है, टोटल इनकम है, उसका सिर्फ 4% वो होल्ड करते हैं। द एवरेज नेशनल इनकम ऑफ इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन इज, जो एवरेज नेशनल इनकम है इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन की 2,04,200 है। हियर द बॉटम 50% अर्न, बॉटम के 50% कितना अर्न करते हैं 50,000, और टॉप 10% अर्न करते हैं 11,6600 520, जो कि 20 टाइम्स बड़ा है। अब इनइक्वालिटीज़ के कारण क्या क्या हैं। इनहेरिटेंस, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इनइक्वालिटी, द पर्सन बोर्न इन रिच फैमिली हैव अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज। अब जिनके पास एंसेस्टर वेल्थ ज़्यादा थी उन्हें ज़्यादा वेल्थ मिल गई, मतलब बाय बर्थ ही वो रिच फैमिली में पैदा हो गए तो उनके पास ज़्यादा वेल्थ आ गई। डिफरेंस इज नेचुरल ट्रेट्स, किसी के पास स्किल्स ज़्यादा हैं, कोई गिफ्टेड है एंटरप्रेन्योर स्किल्स के साथ, तो वो अपनी जो इनकम है उसको डबल ट्रिपल ट्रिलियन मिलियन 20 टाइम्स 30 टाइम्स कर लेगा। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, कोई बेटर एजुकेशन है, किसी के पास बेटर स्किल्स है और वो सक्सीड हो गया जॉब्स पाने में, तो वो हायर इनकम ग्रैब कर लेगा। फैमिली इन्फ्लुएंस, अगर किसी की फैमिली से इंस्पायर होकर किसी ने हायर जॉब एक्वायर कर ली तो वो अच्छे रिजल्ट पाएगा। और इनइक्वालिटी का रिजल्ट क्या है। सोशल अनरेस्ट लाइक जल आंदोलन, जाट आंदोलन, पत्तीदार अनरेस्ट। ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनके परिणाम क्या क्या हैं। गवर्नमेंट को ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरनेशनल इनइक्वालिटी और पॉवर्टी के लिए बर्डन है का जो फंड देना पड़ता है। जो पुअर माइग्रेट करते हैं रिच डिस्ट्रिक्ट में और पुअर डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से ख़त्म होता चला जाता है, उसका मिटिगेशन माइग्रेशन है। डीरेलिंग ऑफ द पेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फीके पड़ते जा रहे हैं और एक जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है उसके। अब देखो सोशल अनरेस्ट में क्या है, जाट आंदोलन कि हमारे साथ, हम तो गरीब हैं, हमारे को कैटेगराइज करो, हमें स्पेशल प्रोविजंस लाओ हमारे लिए, जॉब्स में रिजर्वेशंस करो हमारे लिए, इसीलिए जिसके लिए पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी होती है, कंट्री में इंस्टेबिलिटी होती है और
कंट्री का माहौल ख़राब होता है। राइस ऑफ इकोनॉमिक पॉपुलिज्म, जो माइग्रेशन हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे इतना ज़्यादा, यूके यूएस की तरह, कि जो आगे चल के और पॉवर्टी को जन्म देता है। डीरेलिंग ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कर पाती क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है। डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं और वो क्राउडेड ट्रेन्स, बस, ट्रक्स इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड मीन्स टू सर्वाइव, और उसमें अपनी पैथेटिक कंडीशंस में, जो कि वो सिविक अथॉरिटीज़ के लिए, पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए, पुलिस के लिए, रेलवे पुलिस के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। राइस इन इंटीग्रेशन जनरेशनल इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अलग अलग जनरेशन अलग अलग पॉवर्टी और इनइक्वालिटी झेल रही है। जो एक जनरेशन की पॉवर्टी थी वो अगली जनरेशन में और ज़्यादा होके आई, उससे अगली जनरेशन में और ज़्यादा होके आई। इंक्रीज बर्डन ऑफ सब्सिडीज़ ऑन द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को और ज़्यादा सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों को सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी, वरना अगर स्टेबल इनकम होती तो गवर्नमेंट को कम लोगों को सब्सिडीज़ देनी पड़ती, इनइक्वालिटी कम होती। तो एक्सप्लॉयटेशन, हर जगह एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पुअर का, उन्हें लोअर वेजेस दी जा रही है, ज़्यादा काम कराया जा रहा है उनको, वो अपने अधिकारों से वंचित हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स जैसे पेड लीव, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ये उन्हें नहीं दी जा रही हैं। अब हम कर क्या सकते हैं, मेजर्स क्या, कदम, स्टेप्स क्या उठा सकते हैं रिड्यूस करने के लिए इनइक्वालिटीज़ को? फिक्स कर सकते हैं मिनिमम वेज को, जैसे कि अनस्किल्ड की 618, सेमी स्किल्ड की 681 और स्किल्ड लेबर की 749। ये दिल्ली मिनिमम वेज नोटिफिकेशन अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग है। सोशल सिक्योरिटी, हम लोगों को उनके अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बताने के लिए कि आपको क्या क्या आपको बेनिफिट गवर्नमेंट देने वाली है। फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल एंड मैटरनिटी एड के की सुविधा प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती है। लिबरल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। सिकनेस एंड एक्सीडेंट कंपनसेशन देती है। प्रोविडेंट फंड, सोशल इंश्योरेंस, और कोविड से कुछ अगर किसी पर्सन को कोई परेशानी हुई है तो कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। नीड टू प्रमोट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ा सकते हैं जिससे कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और ज़्यादा इनइक्वालिटी आए। स्किल डेवलपमेंट, लोगों को स्किल्ड करो। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप आगे उस स्किल को ट्रांसफ़र करो अपने साथ और लोगों को स्किल करो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, टैक्सेशन ऐसा होना चाहिए कि जो रिच है उसके ऊपर वो टैक्स प्रोग्रेसिव होके लगे, यानी कि बढ़ के लगे, जितना रिच उतना टैक्स। सुपर टैक्स, एक्सेस प्रॉफिट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। हाई टैक्सेस ऑन लग्जरीज, लग्जरीज पे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए और नॉर्मल गुड्स पे कम टैक्स होना चाहिए। सीलिंग्स ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एंड अर्बन प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा है तो आपके पास एक लिमिट है, आप इतना ही लैंड होल्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा लैंड होगा तो वो आपको किसी रूरल पीपल को देना पड़ेगा। जैसे कि 10 to 18 स्टैंडर्ड एकर्स अगर आपके पास है तो ठीक है, 19 एकर्स भी है तो आपको 1 एकड़ किसी और को ज़मीन देनी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज़ पे। रीजनल इम्बैलेंसेज और डिस्पैरिटीज़ मीन्स वाइड डिफरेंसेस इन पर कैपिटल इनकम ग्रोथ रेट, पर
इन्वेस्टमेंट रेट्स, लिटरेसी रेट्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की डिस्पैरिटीज़ हैं, जैसे कि एजुकेशन सर्विस अलग है, इंडस्ट्री लेवल कितनी इंडस्ट्री है, कहाँ कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, कहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट रेट क्या चल रही है, कहाँ लिटरेसी रेट क्या है एक ही कंट्री के अंदर, कहाँ हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में पर कैपिटल कितनी है, 10,634। और आप दिल्ली में देखोगे तो चलो बिहार में देख लेते हैं, 4,048। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, आंध्र प्रदेश में कितना है बिलो पॉवर्टी लाइन, 15.77। और बिहार में कितने लोग हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे, 42%। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है आंध्र प्रदेश में, 27, और बिहार में 13। एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री पर लाख 1985 के हिसाब से आंध्र प्रदेश में 910 और बिहार में 600। नेट इरिगेटेड एरिया एज परसेंटेज ऑफ नेट एरिया, (39.6) आंध्र प्रदेश में और 43.2 बिहार में। पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 332 और 144। ये टेबल देख सकते हो, वैसे इसका कुछ काम नहीं है। देयर आर डाइवर्स जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब इसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, क्लाइमेट आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर कंडीशन आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, मार्केट सब आएगा, इंडस्ट्रीज यहाँ हो। वाइल डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोजेक्ट्स और रिफाइनरी। अब इन चीज़ों का हम देखना पड़ता है जब हम देखते हैं कि हमें कोई सी इंडस्ट्री कहाँ लगानी पड़ती है। और एनी हैवी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, सम टेक्निकल फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द लोकेशनल एडवांटेज आर गेटिंग स्पेशल कंसिडरेशंस। Thus, regional imbalances arise due to such locational advantages attached to some regions due to the locational disadvantages attached to some other backward regions. The most important indicator of regional imbalance in India is per capita income. Punjab, Haryana, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu have more than average per capita income of India. Bihar has the lowest per capita income. जिस जगह आपको लोकेशनल एडवांटेज मिले आप वहीं तो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करोगे। अब सबसे ज़्यादा रीजनल इम्बैलेंस इंडिया की कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है पर कैपिटल इनकम में? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में। जिनके यहाँ ज़्यादा है और जहाँ कम है वो कौन से हैं? साउथर्न रीजन्स में कम है। बिहार में सबसे कम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में कम। हम 5 ईयर प्लान्स में डिफरेंट फैसिलिटीज़ ला सकते हैं, डिफरेंट प्लान्स इंक्लूड कर सकते हैं। From first plan to 7th plan, Punjab and Haryana had received the highest per capital plan outlay and all along. आपका आज की क्लास में इतना ही है, बाकी आपका वो ही है, यही बातें घुमा फिरा के कही जा रही हैं।